जाति है, जितना उसका कंट्रीब्यूशन उस जाति का इस राज्य में, उतना उसको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए तो आर्थिक रूप से जो जनगणना होगा वो सबसे बेटर है कि कौन सा जाति का कितने आबादी है हमारे झारखंड राज्य में। इस संडे के पॉलिटिकल पंच में आप सभी का स्वागत है। एक बार आज फिर सिंधु कानू पार्क में आए हैं और यहाँ पर आज फिर जानने का कोशिश करेंगे कि जो जातिगत जनगणना के लिए जो आदेश दिया गया है, जो कार्मिक विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जातिगत जनगणना के लिए इसकी लेखा जोखा जो है वह तैयार करके और कैबिनेट के समक्ष रखे। और लोकसभा चुनाव के बाद बताया जा रहा है कि जो जातिगत जनगणना है वह करवाया जाएगा। तो इसको लेकर के देखते हैं कि आज के युवा और आज के जो युवा पीढ़ी हैं और झारखंड के युवा हैं वह क्या सोचते हैं, चूँकि इससे पहले जातिगत जनगणना जो है वह बिहार में हो चुका है और बिहार के तर्ज पर ही जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है तब से ही झारखंड में भी मांग उठ रहे थे और झारखंड में भी लोग क्या कुछ मतलब आवाज़ उठा रहे थे कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो इसको लेकर के क्या यहाँ के लोग सोचते हैं और यहाँ के लोगों में क्या विचार है वह जानने का कोशिश करेंगे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश पटेल है। आप कहाँ से हैं? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड है मेरा सरिया। तो अभी जातिगत जनगणना के लिए ना वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है कि बिहार के तर्ज पर अब झारखंड में भी जातिगत जनगणना होगा, तो क्या जातिगत जनगणना से झारखंड वासियों के और जो जातियों को उठाने की बात की जा रही है क्या उससे फ़ायदा होगा? हाँ, ऑफकोर्स फ़ायदा होगा, इसलिए क्योंकि जनगणना अगर मतलब कंप्लीट जातिगत जनगणना होगा तो उसे पता चलेगा कि मेरे मतलब प्रत्येक कास्ट का कितना परसेंट है, भागीदारी कितना है। उसके अनुसार से मतलब कास्ट को, हर एक कास्ट को मतलब आरक्षण का फ़ायदा होगा। उससे होगा कि आने वाली जितनी भी वैकेंसी है गवर्नमेंट जॉब, उसमें से उसका भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा कि कितना परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए। इससे होगा कि उन लोग का और भी जो पिछड़ी जाति लोग हैं उसको उत्थान होने में सहयोग मिलेगा। अच्छा, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना है उससे ना पिछड़ी जाति को ना उत्थान होने में सहयोग मिलेगा। हाँ, सहयोग मिलेगा। लेकिन जो अभी जैसा मान लीजिए कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं कि चंपई सोरेन जी, या जो अभी आपका केंद्र में जनजातीय मंत्री, हाँ, और जो केंद्र में आपका जनजातीय मंत्री हैं और कृषि मंत्री जो अर्जुन मुंडा हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी आरक्षण की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को जो जातिगत जनगणना होगा क्या उससे फ़ायदा उन लोगों को भी मिलेगा? तो क्या ऐसा होना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। अगर जातिगत जनगणना होती है और मतलब जो शामिल इसमें होंगे कुर्मी, जैसे अभी हम लोग यहाँ आए हैं कुर्मी समाज के लिए आंदोलन के लिए, इसमें होगा कि कुर्मी समाज भी इसमें शामिल हो जाता है एसटी में। तो इसमें जो जितना भी कुर्मी समाज के लोग हैं उसमें से बहुत सारा मतलब ऊंचे पोस्ट में आईएएस ऑफिसर वगैरह या आईएएस ऑफिसर, आईएएस हो गया, यूपीएससी कोई भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। मतलब उसमें से 1% भी देखा जाए तो कुर्मी समाज का उसमें उससे भागीदारी नहीं है। अगर यदि आज मतलब एसटी में महत्व को शामिल किया जाता है कुर्मी समाज को, तो उसमें से मतलब कुछ आरक्षण दिया जाएगा। देने के बाद ऐसा होगा कि उसमें से कुछ लोग उसमें बढ़ चढ़ के यूपीएससी भी क्लियर करेंगे तो मेरे कास्ट के लोग ऊपर आने के मतलब ऊपर आ सकते हैं। तो आपका कहना है कि जो जनगणना जो है वह फ़ायदे में होगा और इससे जो पहले जो जातियाँ अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं आईएएस आईपीएस हैं या जो जातिगत जनगणना को लेकर के या जो जाति अभी मतलब मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं या मतलब ऑफिसर, क्या ऐसे लोग को ऐसे आरक्षण से मतलब फ़ायदा है या नुकसान है? आरक्षण से मतलब सभी को आप फ़ायदा है, एक कास्ट को नहीं फ़ायदा, सभी को फ़ायदा। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं सभी को फ़ायदा है और जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं तो ऑलरेडी वो तो समाज में मतलब अपना स्थान मतलब बना चुके हैं, उसका तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, जो ऊंचे कास्ट को है वो क्या आर्थिक रूप से क्या मतलब ऊँचे हैं? आर्थिक रूप से सभी ऊंचे नहीं हैं। उसके लिए तो ईडब्ल्यू जो मतलब जैसे जनरल कास्ट का हो गया, उसके लिए अलग से सरकार जो है को जो आर्थिक रूप से पिछड़े वाले जो जनरल कास्ट के उन लोग को अलग से आरक्षण दिया गया 10%। उसमें से उन लोग को मिल रहा है ईडब्ल्यूएस बना के और उसमें से वो आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। जो अभी जातिगत जनगणना करवाया जा रहा है क्या इसके जगह पर अगर आर्थिक रूप से जनगणना करवाया जाए तो आपको कौन सा लगता है कि मतलब जातिगत जनगणना है वह होना चाहिए या आर्थिक रूप से न गणना है वह मतलब होना चाहिए? नहीं, उसके अनुसार से देखा जाए तो आर्थिक रूप से जो जनगणना होगा वो सबसे बेटर है कि उसमें से पता चलेगा जो जितने भी पिछड़े वर्ग हो उसमें से कास्ट को इशू नहीं हो जाएगा। कास्ट का इशू इसलिए हो जाता है कि कोई कास्ट ऊपर नीचे नहीं होगा। अब छोटा भी कास्ट आज के डेट में आगे बढ़ चुका है, तो हम इसमें बोलेंगे कि कास्ट जनगणना नहीं, इससे अच्छा बेटर है कि आर्थिक जनगणना हो। जातिगत जनगणना को छोड़ करके अगर आर्थिक
जनगणना होता है तो जो कास्ट के बीच में दीवार है कि आप बड़े हैं हम छोटे हैं, ये ऊंची जाति के है ये जाति, तो अगर आर्थिक जनगणना हो तो भाई ये जो दीवार है हमारे बीच में, या दीवार को तोड़ने में और ख़त्म करने में शायद ये हमें मतलब कारगर होता है। हाँ ज़रूर, इसमें से अगर ये आर्थिक जनगणना होती है तो इसमें कि फिर कास्ट का कोई इशू नहीं रहेगा, सभी कास्ट को सेम अधिकार मिलेगा। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से, ये नहीं कि कास्ट को लेके, तो इसे फ़ायदा होगा सभी को कास्ट का जो है दीवार बना हुआ है देश में वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि जातिगत जनगणना से बेहतर होता है कि वो आर्थिक जनगणना करवाते? हाँ, इसमें हम सपोर्ट करते हैं कि आर्थिक जनगणना ही होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय पटेल हुआ। आप कहाँ से आए हैं? गिरिडीह जिला से, सरिया प्रखंड। अच्छा, जो जातिगत जनगणना करवाया जा रहा है, वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश दिया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद जातिगत जनगणना जो है वह करवाया जाएगा, यह जनगणना को आप कैसे देखते हैं और आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, ये जो जाति जनगणना का जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, तो बिहार में जैसे अभी पहले जाति जनगणना इससे पहले हो चुका है, तो इससे काफ़ी मतलब लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें से मतलब आर्थिक रूप से मतलब पता चलेगा कि कौन कितना नीचे है, कौन कितना डाउन है। तो मतलब इसमें पता चलेगा कि कितना किसका आय कम बेसी, इससे मतलब बराबरी में लोग आएंगे। तो जब मतलब जैसा आप बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से ना पता चलेगा, जब जनगणना ही ना जाति के आधार पर करवाया जा रहा है, फिर आर्थिक कैसे पता चलेगा? नहीं, तो इसमें जाति में भी ये पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा कि कौन कौन लोग अभी तक पिछड़े रह चुके हैं, इतने मतलब आबादी से पता चलेगा, इसलिए वो जाति जनगणना करवा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जब आर्थिक से पता चलेगा और आर्थिक जनगणना होना चाहिए था, तो अभी जो जातिगत जनगणना करवाया जा रहा है इसके जहाँ पर आर्थिक जनगणना करवाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होती? हाँ, सरकार को इसमें भी थोड़ी पहल करनी चाहिए, मगर जाति जनगणना जो करवा रही है इसमें भी एक बेटर तरीके से ही सोच समझ के ही करवाया जा रहा है, ताकि इसमें जो जाति को इंक्लूड नहीं किया गया, जो बहुत पिछड़े सुदूरवर्ती इलाका में जो रहते हैं और उन लोग को मतलब कोई ऐसा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है जो वाकई में उन लोग लाभ लेने के लायक थे। तो अगर जाति जनगणना होती है तो इसमें पता चलता है कि इस कैटेगरी का ये जाति के लोग, समाज के लोग तक जो लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहे, वो हम सरकार के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो जाति की बात कर रहे हैं, तो जब जो जाति के मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, या किसी भी पार्टी से हैं, या किसी भी दल से हैं, किसी भी न सरकार में मंत्री बने हुए हैं, तो फिर जाति में फिर वो लोग जो अभी जाति का आरक्षण मिलेगा तो उसका फ़ायदा तो ज़्यादा करके वही से उठाएंगे ना, जो मतलब दबे हुए लोग हैं उनके तक तो मतलब यह सब आरक्षण जो है वो पहुँच ही नहीं पाता है। जी, यही बात बोलना चाह रहे हैं ना कि जो अभी झारखंड में जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है, अभी बहुत सारे राजनीतिक मुद्दा भी हैं, प्लस में अभी झारखंड का राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। तो इसमें यही चीज़ सोचना है झारखंड के लोगों को, तथा लोग क्या होते हैं कि जब चुनाव के टाइम आता है तो लोग बहकावे में बहुत सारे आ जाते हैं। तो यही मेन रूप से एक डिसीज़न लेना है कि हम अगर अपना जो वोट, मेरा कीमती वक्त जो वोट है, वो हम एक अच्छे पढ़े लिखे मतलब शिक्षित लोगों को दें, ताकि हमारा जो हक अधिकार का जो मांग है वो हमारे बात को सुने और हमको मिले। तो इसमें हम झारखंड वासियों को यही बोलना चाहेंगे कि अबर जो 2024 का आगामी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जो भी होगा, तो उसमें सोच समझ के अपना कीमती वोट दें, अपना कीमती वोट को ज़ाया ना करें, बस यही बोलना चाहेंगे। जिस तरह से बिहार में व्यक्तिगत जनगणना जो है वह करवाया गया है, उसी को देखते हुए अब झारखंड में भी, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, वह भी ना कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद झारखंड में भी जातिगत जनगणना जो है वह करवाया जाएगा, और इसके लिए लोकसभा के बाद कार्मिक विभाग को दिशा निर्देश दिया गया है कि लोकसभा के बाद यह जनगणना जो है वह करवाया जाएगा। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं सर, और आपका क्या विचार है इस पर? मैं कुलदीप कुमार महतो रामगढ़ जिला से हूँ, और जो जातिगत आरक्षण का, जातिगत जनगणना का बात हो रही है चंपई सोरेन के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है, जो कि बिहार गवर्नमेंट में पहले भी हो चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे अभी यहाँ पे कुर्मी आंदोलन चल रहा है, कुर्मी का जो है सो 25%, 24-25% उन लोगों का जनसंख्या है इस राज्य में, लेकिन उन लोग को अगर देखा जाए आरक्षण तो मात्र 8% में दिया जा रहा है। उसमें भी 8% में भी उसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, सिर्फ कुर्मी ही नहीं है, बहुत सारी जातियाँ उसके अंदर में। टोटल BC1 में आती है, BC1 के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं, फिर BC2 में 6% है, उसके अंदर भी मतलब टोटल OBC को मिल रहा है सिर्फ 14%, जिसमें कुर्मी जो है सो
कुर्मी ओबीसी में आती है और कुर्मी जो है सो 25% जनसंख्या सिर्फ इस स्टेट में है टोटल उसका। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जातिगत जनगणना से किसी भी जाति का उत्थान हो जाएगा? और अगर इससे अच्छा होता है कि आर्थिक जनगणना करवाया जाता, तो मतलब आर्थिक जनगणना को आप कैसे देखते हैं और जातिगत जनगणना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर मतलब आर्थिक रूप में दिया जाए तो फिर सारे लोग इसमें आते हैं, तो आपका क्या लगता है इसमें, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? सर, जातिगत आरक्षण ऐसा है कि जाति कभी जाति नहीं है। और आर्थिक स्थिति का बात की है तो अगर मेरे पास आज लाख रुपये है तो कल मैं जुआ खेल के हार सकता हूँ, गरीब हो जाऊँगा। कल मैं कहीं से लॉटरी निकल गया तो मेरा करोड़ रुपया आ गया, फिर मैं अमीर हो जाऊँगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जाति आपका फिक्स है, वो कभी हटता नहीं है। और इनकम आपका फिक्स नहीं है। आज अगर मैं गरीब हूँ तो हो सके मेरा बाल बच्चा अमीर बन जाए, ज़मीन बिक जाए अच्छा खासा उस रेट में, तो लाखों रुपया कमा लेगा। तो फिर वो तो फिक्स नहीं ना रहा। किस आधार क्या देखिएगा आपका? आज मैं अमीर हूँ, कल मैं गरीब हो जाऊँगा, लॉटरी खेल हार गया, जुआ खेल के गरीब हो जाऊँगा, तो क्या मैं आरक्षण के लायक हो गया? अच्छा, तो आप जब ऐसा कह रहे हैं तो जैसे अभी वर्तमान में कोई मतलब केंद्र में ना मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या विधायक हैं, तो जब ऐसे लोग को भी जब आरक्षण दिया जाएगा तो भी जो हमारे जो दबे लोग हैं जिनको उठाने की बात की जा रही है, वह सब लोग फिर कैसे बाहर निकल करके आएंगे और उन सब लोगों को ना कैसे उठाया जाएगा? फिर देखिए, अगर उस तरह से देखा जाए हर जाति में ऐसा है, किसी भी जाति में जाइए आपको हर जाति में कुछ तबका आगे निकला हुआ मिलेगा, बहुत बड़ा तबका पीछे अभी भी है। SC ST में भी वही हाल है, OBC में जाइए वही हाल है, जनरल में भी वही हाल है। अगर हम आर्थिक आधार पे जाएं तो आर्थिक आधार ये हमको सही नहीं लगता है। अच्छा, आपको आर्थिक आधार पर सही नहीं लगता, तो जो अभी एक जातियों के बीच में जो दीवार बना हुआ है कि ना बड़ी जाति के हैं, स्वर्ण जाति के हैं, तो या ST हैं तो आपका OBC हैं, तो अगर लगता है कि जब आर्थिक रूप से दिया जाता तो जो एक जातियों के बीच में जो दीवार खड़ा हुआ, या दीवार न मतलब कहीं ना कहीं समाप्त होता? दीवार कुछ नहीं खड़ा हुआ है सर। ये संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है सो इनको कैटेगरी के हिसाब से दिया, जाति के आधार पे नहीं दिया है। पहला बात कि हमारा जो आरक्षण दिया गया है वो कैटेगरी के आधार पे दिया गया है। कभी भी जाति का उस कैटेगरी के अंडर में बहुत सारे जातियाँ हैं, तो जो जाति का जिस समय से समीक्षा किया जाता है सरकार के द्वारा भी कि कौन सी जाति की इस आर्थिक स्थिति कैसी है, उस जाति को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, SC में रखा जाएगा, ST में रखा जाएगा, OBC में रखा जाएगा, वो सरकार का अपना ही है। जैसे अभी कुर्मी जाति के यहाँ पे महारैली है, वो अपने आप को डिमांड कर रही है ST जाति में ST कैटेगरी में ले जाने के लिए, अभी वो OBC कैटेगरी में है, तो उसका एक समीक्षा किया जाता है तब जाके उसको कोई कैटेगरी चेंज होता है। जाति के आधार पे कभी आरक्षण नहीं है, कैटेगरी के आधार पे आरक्षण है। और आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण मिलता है तो इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ, क्योंकि आर्थिक कभी किसी का फिक्स नहीं है। अच्छा, आर्थिक कभी किसी का फिक्स नहीं है, पर एक जाति भी अभी आप देखेंगे तो जो लोग आपका इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, तो वैसे लोग को फिर आप कैसे जाति के रूप में देखेंगे और किस जाति में आप देखेंगे? इंटरकास्ट मैरिज तो अभी हमारे समाज में उतना बढ़ल चलन नहीं है उतना। अगर सर देखिए, आपके समाज में एवं चलन नहीं है, लेकिन आप अभी अगर आप देखेंगे जो अभी करंट सिचुएशन या वर्तमान समय में तो जो लव मैरिज है वह इंटरकास्ट जो मैरिज है वह बहुत ही हो रहा है और धीरे धीरे यह जो है क्या प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो आप फिर आगे कैसे इसको देखते हैं और आपका क्या विचार इस पर होता है? सर, इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है तो अच्छा बात है, इस दहेज प्रथा को दूर कर रही है यहाँ पर तो ये सही है। लेकिन अगर इंटरकास्ट मैरिज भी होती है तो जो जात होती है वो फिर भी चेंज नहीं होती। जात लड़की का चेंज हो जाता है, लेकिन लड़का का जो जात है उसी के आधार पे उसका आगे का पीढ़ी का वही जात चलता है। आप भले लड़की किसी भी जात की रही है, लेकिन लड़का का ही जात पकड़ के चला जाता है। तो जिस तरह से अभी एक मतलब जातियों के बीच में जो दीवार बना हुआ है, तो आपको लगता है कि जब इस तरह के आरक्षण दिए जाएंगे, जातिगत जो है मतलब जनगणना करवाया जाएगा, तो वह दीवार जो है वह वर्षों से जो चली आ रही है वह आगे भी ऐसे ही न चलता रहेगा? सर, ये दीवार नहीं है। बाबा साहब ने जब कैटेगरी के आधार पर आरक्षण दिया तो उस कैटेगरी को ऊपर ले जाने के लिए, समाज को इक्विवेलेंस करने के लिए आरक्षण दिया गया कैटेगरी के हिसाब से। उन्होंने कोई दीवार खड़ा नहीं किया था। अगर वो दीवार खड़ा करते इस तरह का, तो अभी बहुत सारे कैटेगरी जो हज़ारों सालों से नीचे तबके में रह रहा था उसको आरक्षण दिया गया, तब उसका कुछ अभी परसेंट ऊपर आया है, पूरी तरह से नहीं आया है। जब तक पूरी तरह से सब इक्विवेलेंस नहीं हो जाता तब तक ये आरक्षण रहना चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। जैसे आप कह रहे हैं कि ना कुछ लोग जो है वह बाहर निकल करके आ गए हैं और कुछ लोग अभी भी वैसे में ही हैं, तो जब कुछ लोग बाहर निकल करके आ गए फिर वैसे लोग को जब जाति में हम मतलब जाति जनगणना करेंगे तो वह लोग भी तो फिर उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो देखिए, जौ के साथ गेहूँ भी पिसता है, थोड़ा मोड़ा गेहूँ पिस जा रहा है तो उसको लेके हमको नहीं चलना है। जो मेरे पास ज़्यादा जौ है उसको लेके चलना है ना।
तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा विकल्प लाना चाहिए सरकार को कि जो लोग इससे निकल चुके हैं उन लोगों को इस कैटेगरी में ना रख करके जो लोग दब के अभी भी ना पीछे हुए हैं वैसे लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाए? वैसा प्रावधान कर सकती है सरकार, वो सरकार पे डिपेंड करता है, अगर वैसा प्रावधान कर सकती है। लेकिन जातिगत आरक्षण कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो सिर्फ हम लोग को नज़र जो है ना, सिर्फ जो बढ़ा हुआ आगे कुछ परसेंट उसको देख रहे हैं, लेकिन 90% पिछड़ा हुआ है उसको हम नहीं देख रहे हैं। आप जाइए किसी गांव में, एसटी के गांव में जाइए, आपको एक्चुअल दिख जाएगा कि वहाँ पे अभी भी स्थिति मतलब नीचे है। सर मैं खुद गांव से हूं और मैं इस स्थिति को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो लोग इसके हकदार हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको अभी भी नहीं मिल पा रहा है, और जो इसके हकदार नहीं हैं उन लोग इस आरक्षण का फ़ायदा उठा करके और अपना राजनीति या कहे कि अपना वो सिर्फ एक समाज में पैठ बनाने के लिए इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, उसके लिए आप सरकार को जो है सो एजुकेशन में बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा चीज़ है अवेयरनेस का, सबसे बड़ा चीज़ है अवेयरनेस का कमी है लोगों में, कि हमें क्या अधिकार है, क्या राइट दिया गया है, वो चीज़ को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है, कुछ तबका पढ़ा लिखा है, वो अपना राइट को पहचान चुका है, इसलिए उसका ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है। और जो तबका नहीं, उसी कैटेगरी में जो तबका पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पा रहा है। जातिगत जनगणना से इन लोगों को ना पढ़ने लिखने में क्या सहायता मिलेगी? हाँ मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि हम लोग बहुत सारा, मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर मान लीजिए हमारा कहीं पे सेटल नहीं होते हैं, हमारा बाल बच्चा पढ़ नहीं लिख पाएगा अच्छा इस जगह में, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई के प्रति जो है सो जो बोलेंगे हम पढ़े नहीं तो इसको पढ़ा के क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर पाए, तो वो भी इस तरह से पिछड़ता चला जाएगा। जो मेरा एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है, जितना समाज में मेरा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत आरक्षण यही कह रहा है कि जिस समाज का जितना कंट्रीब्यूशन है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, जो बिहार में हुई। तो यह जातिगत जनगणना करवाने में इतना देर क्यों कर दिए चंपेश्वरन जी? ऐसा क्यों लगता है कि यह सब चुनाव को देखते हुए करवाया जा रहा है? आपको क्या ऐसा लगता है? मेरे ख्याल से तो जल्दी हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार अगर देखा जाए तो बिहार का इतिहास कितना पुराना है, वो पिछले साल 1-2 साल पहले करवाई है। झारखंड का 23-24 साल का इतिहास है, तो एक तरह से देखा जाए तो उसके कंपेरिजन में हम जल्दी हैं। तो मतलब जब किसी राज करेगी तब हम करेंगे? हाँ, एक कमी है कि हम दूसरे को देख के कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कहे कि कॉपी कर रहे हैं। जब कोई राज कुछ कर रहा है तब हम देख करके उसका अनुसरण कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इससे तो अच्छा होता है भाई, जब हमारे झारखंड में ऐसा था, तो झारखंड जब बिहार से अलग हो चुका है तो हमें उससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ये है थोड़ा कुछ, हम हर चीज़ में, बहुत सारा चीज़ में कॉपी करते हैं बिहार का। मतलब ऐसा कॉपी करने का हमें आज क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? क्या हमारे यहाँ उस तरह का टैलेंट नहीं है? हमारे यहाँ क्या वैसे ऑफिसर नहीं है, या हमारे यहाँ उस तरह के नेता नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, ऑफिसर तो मैक्सिमम हमारे यहाँ बाहर के ही हैं, ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है सो हमारा नेता जो है सो बिक, वहाँ जब वहाँ जगह पे पहुँच जाते हैं उसके बाद कुछ नेता बिक जाते हैं, जो उन लोगों का बात सुनते हैं, उल्टा पल्टा नियम बनाते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।